नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो? जो हमारी जो सीरीज चल रही है PYQ की, उसमें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और उसमें आपको पता भी लग गया होगा कि किस हिसाब से हम जो क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उसकी अप्रोच का पता लग गया होगा कि कैसे जो बाकी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। ये जो दिसंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन हैं। बाकी जो पार्ट है वो हम आगे जो दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका भी करेंगे। अभी के लिए हम जो अ, इस ये जो पेपर है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन हमने जो किए थे उसमें काफ़ी आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और जो फैक्चुअल डेटा है वो आपका कवर हो गया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन से। तो इसमें जो 51st क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस सिंस 1959। ऐसे क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं, अब इसमें बच्चे क्या क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हम कैसे टू द सीक्वेंस याद करें। ठीक है, वो भी एक दूसरी कंट्री के। तो ये जो क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं वो आपको कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कंफ्यूजन बनाने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। आपको इनको कैसे टैकल करना है, आपको ऑप्शन देखनी। ठीक है, घबराना नहीं है कि भाई क्वेश्चन देखा हमें याद नहीं है, बिल्कुल भी आपको जो ऑप्शन देखनी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो थर्ड ऑप्शन है मेलोनी जी, इनका इतना तो कोई न्यूज़ में रहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो काफ़ी जो मेलोडी जो वर्ड है वो काफ़ी ट्विटर पे भी देखा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये इटली से बिलोंग करती है। ठीक है, ये फ्रांस का कोई मतलब नहीं है। अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। तो इसमें सी जो ऑप्शन नहीं है, मतलब फ्रांस का पूछ रहा है, तो सी हटा दो। आपका आंसर क्या बच गया? फोर्थ बच गया। ठीक है, आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसी हिसाब से फ्रेम किए जाते हैं कि थोड़ा प्रेशर किए क्रिएट किया जाए बच्चों पे। बट आपको बस इनके ऑप्शन देखने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रशिया ने 1945 में एक चाइना के साथ ट्रीटी, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी अलायंस साइन की थी, तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी कोई ट्रीटी साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि ताकि उनके पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकें। ठीक है, तो ये इनके रसिया और चाइना ने ये फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन है ट्रीटी के टू द पॉइंट, काफ़ी पॉइंट है कि जो आपको याद नहीं होंगे। आपको ऑप्शन में क्या देखना है कि कौन सा इस ट्रीटी के अगेंस्ट नेगेटिव पॉइंट होगा, वही आपका गलत होगा। उसके हिसाब से हम जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कहा कि बाहरी मंगोलिया स्वतंत्रता को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, स्टालिन ने चाहे कि चीन के नेता के रूप में मान्यता दी। ठीक है, स्टालिन ने मलेशिया द्वारा जीते गए चीन के पूर्व प्रांतों चीन की। अब देखो, ये नेगेटिव है कि मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ऐसा हुआ है कि हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हम पाकिस्तान के साथ साइन करें जिसमें पाकिस्तान ये बोले कि हम जो तुम्हारा कश्मीर पे जो जो तुम हक जताते हो वो हम मना करते हैं, तो हम वो ऐसी एग्रीमेंट साइन ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो सी आप जिस जिस भी ऑप्शन में होगा, सी आप वो कट कर दो, तो आपका ऑप्शन सीधा सा क्या निकल के आ गया? सेकंड निकल गया। ऐसे जो ABCD की फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, उनको ऐसे आपको टैकल करना है। ठीक है, उसमें नेगेटिव आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि वो नेगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव फॉर्म में, उस हिसाब से आपको उससे उसके जो ऑप्शन है वो रीड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है 1945 में, उसके उसके अंदर क्या क्या जो पॉइंट थे, जो मैं आपको बता दूं, जो ये जो याल्टा जो कॉन्फ्रेंस है, इसको बिग थ्री कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बिग थ्री का मतलब क्या है कि तीन बड़ी कंट्रीज जो कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में आई थी, वो कौन कौन सी थी उस टाइम पे? USA थी, USSR और UK। उस टाइम पे USA के प्रेसिडेंट कौन थे? रूजवेल्ट थे। USSR के स्टालिन थे। और UK को इस मीटिंग में रिप्रेजेंट करते थे चर्चिल। ठीक है,
अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये क्यों बनाई गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद ये किस हिसाब से जर्मनी को और यूरोप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए याल्टा कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसके पॉइंट क्या क्या थे, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी का विभाजन जो है, जो 7 जोन में बताया गया था, लेकिन ये 7 नहीं, ये 4 आए। यही इसका पॉइंट गलत था, ठीक है। बाकी इसके पॉइंट सब सही है, तो इसका बी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो बी एलिमिनेट हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, आपका आंसर ये आ गया, आपका 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याल्टा कॉन्फ्रेंस आए या बिग 3 कॉन्फ्रेंस आए, ये दोनों सेम ही है। और उस टाइम की जो मेन जो प्रोमिनेंट जो कंट्रीज थी, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आपको ध्यान रखना है। 54th क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो थॉमस सीलिंग है, जो न्यूक्लियर स्टेट क्राफ्ट कंटेन, उनकी जो उन्होंने दिया था, उनके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो थॉमस सीलिंग है ये रियलिज्म के थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का, ठीक है। एक और था स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल रियलिज्म किसने दिया था, ये भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, केनेथ वुड ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें क्या क्या जो फीचर है, जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म हमने पढ़ ही लिया। आर्ट ऑफ पर्सन ये भी ठीक है, सिविक वर्च्यू नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ठीक है, वैल्यू एंड नेचुरल ठीक है। तो सी आपको एलिमिनेट कर देना है। जिस जिस भी ऑप्शन में सी है, तो आपका आंसर निकल के क्या आ गया, आपका ऑप्शन थर्ड निकल के आ गया इसका आंसर। ये आपको ध्यान रखना है कि थॉमस सेलिंग ने जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो केनेथ वोल्स थे आपके, उन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपसे सीधा पूछा जा सकता है। आपका 55th क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से सरकमस्टांसेस होंगे जिसमें जो चाइना है, जो ताइवान के विरुद्ध अपना शक्ति का प्रयोग करेगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो आपको बताने, कि ये या तो ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दे, इसके बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ताइवान को हम अपने अंडर मिला ले, ठीक है। चीन या जापान संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ये तो बिल्कुल, मतलब इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आपका बी गलत है, तो इसमें बी को आपको बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। वैसे बी तो इसमें है ही नहीं, बी को। ताइवान की आंतरिक अशांति ठीक है, ताइवान द्वारा आणविक अंशस्त्रों का प्राप्त करना, ताइवान आंतरिक, ये आपके बाकी सब ठीक है ऑप्शन, ठीक है। ए सी डी आएगा इसका आंसर, बी आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ताइवान अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ताइवान चाइना को लेकर। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट है वो है विलियम लाई। ये आपको ध्यान रखना है, पर्सन इन न्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, इसमें पूछ रहा है कि जो तापी गैस पाइपलाइन है, इसमें ये काफ़ी तापी का क्या है फुल फॉर्म, तो यदि देखी जाए तो इसमें क्या है कि कंफ्यूजन हमेशा टी क्रिएट करता है कि वो तुर्कमेनिस्तान है या तजिकिस्तान है, और ऑप्शन भी ज़्यादातर यही दिया जाता है। बाकी तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या आएगा। इसमें अफगानिस्तान है, ए का मतलब, पी का पाकिस्तान है, और आई का इंडिया है। तो ये जो टी है, ये आज तुर्कमेनिस्तान नहीं होता, तजिकिस्तान नहीं होता, तुर्कमेनिस्तान इसका आएगा, ठीक है। तो इसमें टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। तापी की जो फुल फॉर्म है ये है। आपको इसमें बाकी कंट्रियां तो आपको पता होंगे, लेकिन कंफ्यूज आपको टी क्रिएट करेगा, जिसका मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी जो ब्रिक्स में जो नए जो मेंबर इनवाइट किए गए हैं, उसमें इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग थी, तो 2023 की, वो काफ़ी न्यूज़ में रही थी, आपको पता था वो कहाँ हुई थी 2023 की मीटिंग।
वो हुई थी आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आईसीजी से अलग है ये, ठीक है, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुआ था, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। साउथ अफ्रीका आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है। और साउथ जो ब्रिक्स की मीटिंग 2023 में कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। तो ये चांसेस बन रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ साउथ अफ्रीका आते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये मीटिंग जो फिजिकली फॉर्म में यहाँ पे आके अटेंड नहीं की थी। और 2024 की जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो कहाँ पे होगी? वो रसिया होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नए जो मेंबर जो ब्रिक्स में ऐड किए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है। इथोपिया है, इस ऑप्शन में नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। इजिप्ट भी है, ठीक है, यूएई है, और सऊदी भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जेंटीना भी है, इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया नहीं है तो डी हटा देना है, बाकी सब आपका क्या होगा? ये आंसर आ जाएगा ABCE। इसके अलावा भी हैं, जैसे सऊदी मैंने बताया, इजिप्ट मैंने बताया, ये सब 6 कंट्रीज आपको जो इनवाइट की गई हैं और वो मेंबर बनेंगी। और ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आया था, आपको पता होगा, उसके तुरंत बाद आपका जो ब्रिक्स का है फॉर्मेशन कर दिया गया था 2009 में, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है, ये मैंने कल भी काफ़ी बार रिपीट किया था कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, नहीं वो थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में था, ये रहे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी हैं। तो ग्वाटेमाला तो है ही, निकारागुआ भी है, पनामा भी है। पनामा के बारे में आपने काफ़ी, पनामा कनाल के बारे में सुना होगा, और कुछ नहीं सुना तो पनामा पेपर लीक्स के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। और जो गैबोन है और कैमरून है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ए और ई जिसमें मतलब हैं वो हमें हटा देना है, ए और ई ये हट गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 59, इसमें पूछ रहा है कि MS राजन ने कौन कौन सी बुक, MS राजन जी की कौन कौन सी बुक। ये काफ़ी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता होगा तो आप करोगे, लेकिन इसमें क्या है कि आपको लेकिन ऑप्शन जरूर देख लेने, ठीक है। क्या पता कोई ऐसी बुक निकल जाए जिसका ऑथर आपको पता हो, तो आप इजीली जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर पाओगे। इसमें क्या है कि ये जो बुक्स हैं, ये तो इनकी हैं, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन, हाँ ये है आपकी मूर्ति जी की है। ये जो लास्ट वाली बुक है ये आपकी मूर्ति जी की है। तो ऐसे मान लो कोई बुक है, आपने ऑप्शन देख लिया, उसमें ऑथर आपको पता लग गया तो ऑप्शन एलिमिनेट। जैसे हमें ई का पता है तो ई का हम काट देंगे जितने भी, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको ऑप्शन ए इसका आंसर निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 60 कुछ जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि जो मेडिकल साइंसेज है वो यूजफुल हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इसमें से जो कौन कौन सी जो मेडिकल साइंसेज की जो स्ट्रीम थी वो जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर आपके काम आई। तो इसमें आपको देखना है कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद के जो साइंस की जो स्ट्रीम थी वो डेवलप हुई है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वो थी नहीं। तो इसमें पेंसिलिन वगैरह, ब्लड प्लाज्मा, DDT, ये सब है, मॉर्फिन वगैरह। लेकिन जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट था ये नहीं था। तो इसमें एलिमिनेट करेंगे तो सी जिसमें है वो आपको हटा देना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो निकल के आएगा वो आएगा थर्ड, ये आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। स्टेम सेल जो वर्ल्ड वॉर के बाद में इसका जो ज़्यादा चलन चला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 61st क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन द इंस्ट्रूमेंट अडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन टू काउंटर द टेररिज्म, ठीक है। कौन कौन से कन्वेंशन जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ने वो क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं काउंटर, आतंकवाद को काउंटर करने के लिए। ये भी ठीक है आपका। विद्रोह के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एशिया कन्वेंशन, एशिया कन्वेंशन नहीं है। बाकी गोलाबारी, ये सब ठीक है। आपको बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट कन्वेंशन आपको याद है तो कर पाओगे, वरना एशिया का नहीं आएगा। इसमें आएगा आपका ऑप्शन थर्ड आंसर, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 67
सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन के कौन से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन बनाया गया, प्रोमिनेंट रीजन क्या है यूनाइटेड नेशन बनाने का, कि वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जाए और जो पीस, जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो पीस है वो स्टैब्लिश की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट जो पॉजिटिव होंगे वो इसका आंसर होंगे, जो नेगेटिव होगा वो आपको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता समान है, ठीक है। नाटो की मांग पर यूएन की स्थायी, एक तो हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, इंग्लिश में नहीं होती, ठीक है, सेना का गठन करना। अब एक बात बताओ, सारा जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? कि यूक्रेन को क्या चाहिए थी? नेटो की मेंबरशिप। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये तो है जो सबको दिखता है कि नेटो की जो मेंबरशिप की वजह से वॉर हो रहा है, लेकिन आपको रियल कोज यदि रशिया यूक्रेन का जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बुरिस्मा कंपनी है जो कि 2002 में यूक्रेन जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो बनाई थी, और वो क्यों बनाई थी उसकी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो क्यों स्टार्ट हुआ, और 2014 में रशिया ने क्यों जो क्रीमिया रीजन है ब्लैक सी में वो यूक्रेन का कब्जा लिया था। उसके रीजन 2002 से बुरिस्मा जो कंपनी है उसके बाद से स्टार्ट होता है, ना कि ये जो अभी के लिए दिखता है कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप चाहिए। क्यों चाहिए? तो सेंस ही नहीं बनता। हमें पढ़ना पड़ेगा बुरिस्मा से। ठीक है, यूट्यूब पे काफ़ी आप वीडियोस देखते होंगे कि नेटो की वजह से प्रोमिनेंट रीजन अभी के लिए नेटो होगा, लेकिन यदि हिस्ट्री को हम जांच के देखेंगे तो हमें जो रियल कोज है वो बुरिस्मा जो कंपनी है उसके अंडर मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बारे में आप एग्जाम के बाद पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, इसमें क्या है कि कभी नेटो को अलाउ करेगा ऐसा, क्यों? क्योंकि जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज है, उसमें आपका कौन है जिसके पास वेटो पावर है? रशिया है। रशिया कभी नेटो को ऐसा अलाउ करने देगा? कभी नहीं करने देगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है तो बी आपका जहां है वो एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन जो फोर्थ है ये आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 63rd क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिया है, क्योंकि हम आपको पता है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हमारी इंडिया से, इंडियन आर्मी के सोल्जर जाते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन से मिशन पे हम गए? ज़्यादातर न्यूज़ में आपने सुना होगा कि हम अफ्रीकन कंट्रीज में ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यूएन इमरजेंसी फोर्स 1 हो गया, कोंगो का हो गया, ठीक है, हैती हो गया, ठीक है, कोसोवो और सर्बिया का डिस्प्यूट है, वहाँ पे भी हम गए हैं। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कभी आपने न्यूज़ में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन है जो आपको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन क्या है? सी। तो जिसमें सी होगा वो आपको कट डाउन कर देना। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या निकल के आ गया? सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 64 क्वेश्चन पे इसमें पूछ रहा है कि विच प्रिंसिपल्स आर द पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये कौन कौन से पार्ट हैं? जो नेगेटिव पॉइंट होगा वही हमें निकालना है। मैं आपको बार बार ये दिखाता हूँ, कोई डॉक्ट्राइन हो, कॉन्फ्रेंस हो, कोई एग्रीमेंट हो, तो ज़्यादातर पॉजिटिव आउटकम से निकल के आते हैं। उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपको? सबसे पहले फिर से हिंदी में परमाणु अवरोधन, ठीक है, परमाणु अस्त्रों बिक्री, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो ब्लूप्रिंट है पाकिस्तान की तरह एक ही खान की तरह बेचते नहीं। ठीक है, आपको ये कभी पढ़ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है पाकिस्तान की भी, कि उन्होंने कैसे अपने जो न्यूक्लियर जो ब्लूप्रिंट है वो ऑल ओवर द कंट्रीज को बेच दिए थे। वो एक ही खान के अंडर हुआ था ये सब, तो ये हम बिल्कुल नहीं करते। तो बी का जो आंसर है ये आएगा आपका, एलिमिनेट कर देना है। आपका ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा? ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 65th क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है, सुन जू के बारे में पूछता है कि जो चाइनीज फिलोसफर है उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट करेक्ट हैं। तो इसमें क्या आएगा? वो एक चाइनीज से थिंकर थे, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉर उन्होंने बुक लिखी थी। आर्ट ऑफ वॉर एक बुक और भी किसी थिंकर ने लिखी थी, उनका नाम था मैकियावेली। ठीक है, आपको पता होगा आर्ट ऑफ वॉर, प्रिंस, द प्रिंस,
ये जो बुक है मैकियावेली ने लिखी थी, इसका ये भी आंसर ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर ने भी लिखी थी, और यथार्थ माना था, ठीक है। और जो कन्फ्यूशियस जो थिंकर थे वो भी चाइनीज थिंकर थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया था, अंतिम दिनों में पुजारी बन गए थे, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो आपका ई ऑप्शन गलत है, जिसमें भी आपका ई आएगा वो हम एलिमिनेट कर देंगे, और ऑप्शन क्या निकल के आ गया आपका 4, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 66 क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में काफ़ी बार जो आपकी जो फैक्चुअल डेटा है या फिर आपकी जो नॉलेज है वो काम आती है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था पहला ही क्वेश्चन हंस मॉर्गन के बारे में, जिन्होंने 6 प्रिंसिपल दिया, और वो किस से बिलोंग करते हैं, रियलिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रियलिज्म का जब भी बात आती है तो जब भी हम पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये आपको मिल गया। बाकी आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, हमेशा जो इजी पॉइंट है जो आपको याद है वो देखने, और फिर एक आपको मैच करके देखना है, उससे बात आपकी ज़्यादातर बन जाएगी। एक या दो फैक्ट्स में आपको मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। ए का फोर्थ है तो ए का फोर्थ तो यही है, बाकी आप मैच करिए। यदि आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे ऑप्शन निकाल ले जाओगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। 67 क्वेश्चन है, इसमें भी वो मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है जगदीश भगवती, ये तो क्या करते हैं, डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आते हैं, ठीक है। सेकंड आपके अमर्त्य सेन जी क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट एंड फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड, और ये आपका ये आ जाएगा आंसर आप, यदि आपको दो भी पता है तो इस बार मैच द फॉलोइंग में आपको यही अप्रोच रखनी है, ठीक है। कि मिनिमम आपको जो मान लो आपको बिल्कुल नहीं पता, एक दो फैक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपको इतना सिमिलर लगेंगे कि ये मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो उन्हीं को मैच द फॉलोइंग में करके ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। 68 क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें वही पूछ रहे हैं मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा कब हुई थी, तो ये जो ह्यूमन राइट का है ये तो काफ़ी नोन है, 1948 में हुआ था आपका, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी वही बात है, यदि आपको ये भी पता है तो सीधा कितना इजी है ऑप्शन निकालना, ठीक है। बाकी आप मैच द फॉलोइंग में कर लेना, क्योंकि ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट जो काउंसिल के बारे में जो बात करता है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है 1948 में, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रोमिनेंट जो पर्सन इन न्यूज़ है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जो इब्राहिम रईसी है वो आपके ईरान से बिलोंग करते हैं, वो अभी करंट में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपके विलियम लाई हैं वो आपके ताइवान से बिलोंग करते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और जेलेंस्की है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, ये आपके यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और अब्दुल फतेह अल सीसी काफ़ी न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि जो इसराइल में वॉर चल रहा है और राफा जो क्रॉसिंग है वो इसराइल और इसके बीच में है, इजिप्ट के बीच में है, और वो राफा क्रॉसिंग जो बंद कर दी गई है इन वजह से इनका जो मिस्र इजिप्ट से आएगा, ठीक है। शेख हसीना जी आपका पता ही होगा बांग्लादेश से है, ठीक है। बस इन्हीं से आप, यदि इनका भी पता है, ये आपके फिलीपींस से बिलोंग करते हैं या आपके फिनलैंड से बिलोंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं इनका तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि वही है कि फॉर्मेशन कब कब हुआ था इन सब का, तो अफ्रीकन यूनियन का तो आपका 2002 में हुआ था, ठीक है, जिसमें 55 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको ये नहीं पता तो नाफ्ता का तो काफ़ी कॉमन होता है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि 1994 में हुआ था। और इसमें कितनी कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आ गया, आपका अमेरिका आ गया और मैक्सिको आ गया, तीन ही कंट्रीज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो नाफ्ता आ गया ये आपका 1994, और जो अफ्रीकन यूनियन है वो 2004। बाकी आप मैच कर देना, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, अफ्रीकन यूनियन। तो उसका थर्ड एक भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग काफ़ी है, इसमें इसमें पूछ रहा है कि वो इवेंट्स हैं, इवेंट्स को मैच द फॉलोइंग करना है।
इवेंट्स में भी ये होता है कि डायरेक्ट आपको कुछ इवेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्स काफ़ी हैं सब्जेक्ट में, तो आपको वही जो प्रोमिनेंट जो इवेंट हुए होंगे उनके बारे में तो आपको पता होगा। कि जैसे इसमें क्या है, नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण, तो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है। वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1939। तो ये मैच कर दिया फर्स्ट का फोर्थ। एक भी पता है तो आपका कोई भी ऐसा मैच द फॉलोइंग ऐसा नहीं है कि जिसमें एक या दो फैक्ट आपको पता हो और क्वेश्चन ना निकले। एक या दो फैक्ट में आप इजीली वो क्वेश्चन निकाल ले जाए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण, ये वही है कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में स्टार्ट हुआ था, इन्होंने तभी अफगानिस्तान में किया था 1989 तक। 10 साल ये अफगानिस्तान में रहे थे उलझे हुए, ठीक है। उसके बाद जो रशिया यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट कर गया था 1991 में, ठीक है। 72nd क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो किस किस ने कौन कौन सी ईयर में जो बना लिया था, ठीक है। कंट्रीज के बारे में पूछा है। तो चाइना का मैं एक वैसे सीक्वेंस बता देता हूँ अभी के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम सीक्वेंस जानेंगे कि 5 कंट्रीज ने कैसे कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का जो आविष्कार अपनी कंट्री में कर लिया था। तो चीन का तो हमें पता है 1964 में, ठीक है, ये आ गया। भारत का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इसके 10 साल बाद चाइना के, तो 1974 आ गया। पाकिस्तान का क्या है 1998, और फ्रांस का क्या है 1960। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैं द फॉलोइंग है कब कब फॉर्म किए गए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक आपका कब फॉर्म किया गया? 1944। WTO पहले क्या था? गेट, उसके बाद क्या बना? WTO, ठीक है। तो ये कब फॉर्म किया? WTO की बात कर रहा है। गेट की बात करें तो अलग आएगा, WTO की बात करें तो 1995 से कन्वर्ट हुआ था 1995। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो क्या होगा गेट और WTO में? जो ये है ये सिर्फ गुड्स से रिलेट करता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, इन सब पे पेटेंट राइट वगैरह उन सबसे भी डील करता है WTO। गेट काफ़ी लिमिटेड था, इसलिए 1995 से गेट को हटा के WTO कर दिया है, तो ठीक है, ध्यान रखना है इनकी जो फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, वो इवेंट है मैच द फॉलोइंग है। क्यूबन मिसल क्यूबन जो क्यूबा का जो मिसल क्राइसिस था वो कब हुआ? वो सबको पता है 1962 में हुआ, ठीक है, काफ़ी नॉन फैक्ट है। तो फर्स्ट का क्या आएगा 1962, तो जिसमें भी थर्ड है वो आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग में कि आपको एक फैक्ट भी पता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो फैक्ट, आपका क्वेश्चन निकल जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि एक दो फैक्ट आपको नहीं भी पता है तो भी आपका बात बन जाएगा, ठीक है। 76 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि आपको इवेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज का मतलब है कि उस कॉन्सेप्ट के आपको अच्छे से क्लैरिटी, और ये क्वेश्चन बन सकता है बार बार। क्यों? क्योंकि इसराइल में वॉर चल रहा है, तो उस पे ही है जो बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक था साइज पिकोट एग्रीमेंट 1916, फिर आपका है बेल्फोर डिक्लेरेशन आपका 1917, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये यूके और फ्रांस के बीच में हुआ। जो मिडल ईस्ट के जो रीजन है उनको आपस में डिवाइड करने के लिए कि कितना फ्रांस के साथ रहेगा, कितना यूके के पास रहेगा, और इसराइल को कैसे हम एक जगह दे देंगे जहाँ पे जूस कम्युनिटी के लोग अपना रह सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मेन जो था वो बेल्फोर डिक्लेरेशन था, जो कि 1917 का है। और यूनाइटेड नेशन ने जो इसराइल का फॉर्मेशन का जो वो चलाया था, क्या बोलते हैं, योजना जो बनाई थी, वो आई थी 1947 में, ठीक है। और इसके बाद क्या था कि इसराइल में योम किप्पुर जो वॉर हुआ था वो आया था 1973 का, ठीक है। ये योम किप्पुर क्या है, कीपर क्या है, ठीक है।
ये है आपका जो इजरायली लोग है, जो जूस है, उनका फेस्टिवल है, ठीक है। और 1973 7 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट ये, ठीक है। ये 7 अक्टूबर डेट ये आपको याद क्यों रखनी है, क्योंकि इसी डेट को लास्ट ईयर हमास ने इसराइल पे अटैक कर दिया, ठीक है। एग्जैक्ट इसी डेट को हिस्टोरिकल रीजन वॉर का ये भी बताया जाता है, क्योंकि योम किपुर वॉर पे भी जब 1973 में 7 अक्टूबर को इसराइल और जॉर्डन ने सॉरी इसमें जॉर्डन और इजिप्ट ने मिलकर इसराइल पे अटैक कर दिया था उनके फेस्टिवल के दिन, ठीक है। तो वो 1973 आएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है इजरायली परमाणु सुविधाओं इराकी 1989 में आएगा, ठीक है। और इंतिफादा क्या होता है? सेकेंड इंतिफादा, इंतिफादा वर्ड का मतलब होता है अपराइजिंग, रिवोल्ट करना, किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाना, रेवोल्यूशन करना, ठीक है। तो ये आपका 2000 में हुआ था। फर्स्ट जो इंतिफादा हुआ था पूछा जाए तो आपका 1988 में हुआ, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपका कैंप डेविड अकॉर्ड, कैंप डेविड अकॉर्ड पूछा जा सकता है 1978 का, ठीक है। और इसराइल को फॉर द फर्स्ट टाइम जो गल्फ कंट्रीज है उनमें किसने रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को एज ए कंट्री? इजिप्ट, ठीक है, कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद, ठीक है। और 1994 में दूसरा कंट्री था जॉर्डन, जिसने इसराइल को एज ए कंट्री, जो गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं इनमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। और थर्ड कंट्री आपका अब्राहम अकॉर्ड जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे साइन हुआ था, इसमें यूएई ने रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद तो बहरीन हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब इन्होंने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 77 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, वही है इवेंट्स हैं उसको पूरा सीक्वेंस आपको लगाना है, ठीक है। तो सुरक्षा प्रोजेक्ट कोरिया में सामान्य कार्रवाई करना 1950 आएगा इसका, ठीक है। प्रथम यूएन शांति फोर्स को स्वेज कनाल 1950, इंटरराष्ट्रीय शांति का सेना, चलो ये भी आपको मान लो नहीं पता है पूरा पॉइंट। चीन की जातिवाद, ये जो पॉइंट जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में ताइवान को हटा के यूएन में जो चाइना ने अपनी पोस्ट बना ली थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब हुआ था? 1971 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल, ये तो मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि 2002 में बनाया गया था। तो ये सबसे नया इवेंट है कि आपके सबसे लास्ट में इन दो ऑप्शन में, ठीक है। सबसे पहले वाला क्या है कि, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया? ऐसे आपको जो इवेंट के जो क्वेश्चन है वो ऐसे एलिमिनेट करना है। आपको सबसे नया इवेंट देख लेना, उसके हिसाब से यदि आगे से नहीं हो रहा तो पीछे से, जैसे ई है, एलिमिनेट कर देंगे कि लास्ट में जो सबसे लास्ट इवेंट है ई नहीं है, तो दो ऑप्शन बच गए, 50-50 चांसेस हो हमारे क्वेश्चन के होने के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, अब इसमें अरेंज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वही है कि फ्रांस वाला क्वेश्चन उस हिसाब से, लेकिन इसमें अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा जो लियाकत अली खान थे, ये तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ए जो ऑप्शन जो पहला है वो रखना है हमें, बाकी हमें क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब ये बच गया, बी क्या है? अब बी और डी में देखना है हमें, ठीक है। बेनजीर भुट्टो थी, ये तो काफ़ी नई है, ठीक है। और यदि डी की बात करें तो ये जो है खान चुनी, ये काफ़ी पुराने हैं, ये उस टाइम के। तो इसका जो आंसर आएगा आपका निकल के आएगा ए डी ई, ठीक है। ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी नॉन फैक्ट है लियाकत अली खान की, जो आपको सबको पता होगा। 79 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, इसको हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर जो वेपन आया वो आया यूएसए के पास 1945 में। अब यूएसए को देखते हुए यूएसएसआर आ गया, क्योंकि कोल्ड वॉर किसके बीच में थी? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसए के बाद यूएसएसआर लेके आता है 1949 में, उन्होंने भी अपना इजाद कर लिया न्यूक्लियर वेपन। अब इनको देखते हुए यूरोप को दिक्कत हुई, ठीक है। यूरोप को दिक्कत हुई तो उसमें क्या करता है? यूके आ जाता है 1955 में अपना न्यूक्लियर वेपन लेके। यूके को देखते हुए कौन न्यूक्लियर वेपन अपना इजाद कर लेता है? फ्रांस, ठीक है। तब 1960 में। अब ये तो क्या है? ये तो यूरोपियन कंट्रीज होगी सारी, जो डेवलप कंट्री। उसके बाद चाइना क्या करता है? चाइना अपना 1960
1964 में अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। ठीक है, और कमाल की बात ये है कि ये जो पांचों जो कंट्री है ये P5 कंट्रीज है, परमानेंट 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके बाद कोई और न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, इन्होंने NFT, नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो ले आए। ठीक है, NPT आएगा 1968 में, और ये आपका जो केम इनटू फोर्स कब आता है 1970, लागू कब किया जाता है 1970, कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बना लिए जो बना ली, अब इसके आगे कोई नहीं बढ़ाए। लेकिन इंडिया ने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन करने से मना कर दिया, और इसके बनने के बाद 1974 में, इसके 4 साल बाद ही हमने स्माइलिंग जो बुद्धा था, अपना जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो मिशन का जो नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में हमने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो ईजाद कर दिया था। ये टू द पॉइंट सीक्वेंस आपको याद रखना। USA 1945, USSR 1949, UK 1955, और जो आपका जो फ्रांस बच गया वो 1960, चाइना 1964, फिर उसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आ जाती है आपकी 1968 में, जो लागू कर दी जाती है 1970 में। उसके बाद 1974 में हम अपना इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन ईजाद कर लेता है। तो आपको याद रखना है USA हो गया पहले पे, फिर आएगा USSR, ए बी मतलब किसी में नहीं है, ये है आपका ऑप्शन ए, एलिमिनेट करके आप निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको ही टू द पॉइंट वो अरेंज करना है आपको। ठीक है, इवेंट्स का तो ये है कि इवेंट के कुछ जो क्वेश्चन है, या तो आपको नहीं पता सारे इवेंट्स के बारे में, तो जो सबसे नया इवेंट हुआ हो वो आपको इन सब में से निकाल के लेके आना। वैसे मैं आपको बताता हूँ, अंटार्कटिका जो ट्रीटी है 1961 की है, स्टॉकहोम स्टॉकहोम मानवीय कार्रवाई के आधारशिला हिंदी में है। ओजोन, वियना कन्वेंशन का तो पता है 1985 में, और ब्रंटलैंड कन्वेंशन जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे 1987 का है। ठीक है, और जो जो क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका 2008-9 का है, ये सबसे नया इवेंट। ठीक है, तो ऐसे आपको निकाल के लेके आना है कि ये सबसे ज़्यादा नया इवेंट है, तो इसमें ये ABCD यही बनेगा। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका संधि 1961 में है, ये स्टॉकहोम मानवीय, अच्छा ये 1973 का है। ठीक है, ये आप देख लेना, इसका 1985 आएगा वियना कन्वेंशन का, ये 1987 है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितनी है, 17 है। ये टिप ऑफ द टंग आपके होनी चाहिए, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81, अब वही है, इसको अरेंज करना है कि कौन कौन सी कब हुई थी। इसमें क्या पूछ रहा है, अरेंज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टोटल, अच्छा मेंबर पूछ रहा है कि कितने कितने मेंबर है इसमें। ठीक है, तो अफ्रीकन जो यूनियन है जो कि 2002 में बनाई गई थी, इसमें टोटल कितने 55। ठीक है, अमेरिका राज्यों का गठन, इसमें आपका 35। ठीक है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपैक, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, इसमें है 21। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग मतलब सार्क, ठीक है, सार्क में आपकी टोटल कितनी है, 8 है। अफगानिस्तान से शुरू कर दो और अपना बांग्लादेश तक चले जाओ, उसमें नेपाल भूटान सब आ गए। और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका में, अच्छा वो नाफ्टा ही है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994 का। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज है, 3 है। 3 कौन कौन सी है, USA है, आपका कनाडा है, और आपका मैक्सिको है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कम इसमें है, तो आपका एलिमिनेट हो गया ये। और सबसे ज़्यादा आपका अफ्रीकन यूनियन में है, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भी हैं और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, इसमें
जो गेट और WTO की जो जो अलग अलग राउंड्स हुए थे उसमें उनके बारे में पूछ रहा है, और इसमें फैक्ट्स भी हैं और डेटा भी है, सॉरी फैक्ट्स भी है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें क्या आएगा, एनसी फ्रांस में आयोजित गेट का दूसरा दौरा, स्विट्जरलैंड में आयोजित गेट का चौथा दौरा, ठीक है। कनाडा की WTO द्वारा शुरू किया गया, ये सबसे नया इवेंट, सबसे लास्ट में ई। तो ई में क्या है, ई इनके लास्ट में, ए वाला इवेंट सबसे पहले, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित है, तो सी और डी में देखना हमें, कनाडा दोनों, हाँ ये आएगा ABCDE आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट्स और थ्योरी के साथ ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 83rd क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को वही अरेंज करो, फ्रांस के जैसा ही है, ठीक है। अभी इसमें आपको नहीं पता, तो आपको अभी जो नए हैं, जो बाइडन है, उससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है। तो ए लास्ट में जो सबसे नए हैं, ये बाकी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम सी और बी में देखेंगे, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, और क्या है बी, क्या है, रोनाल्ड रेगन, ठीक है। तो ये तो आपने काफ़ी बार जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो स्पेस मिशन चले थे USA और USSR के, उसके टाइम पे आप जो जॉन एफ कैनेडी के बारे में सुना होगा। रोनाल्ड रेगन का ज़्यादातर आप जो 1979 से 1989 में जो रशिया ने अफगानिस्तान पे वॉर कर दिया और तालिबान को स्पॉन्सर करते थे, वो अमेरिका करता था रोनाल्ड रेगन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बाद के हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये जो आंसर जो है आपका, ये निकल के आ जाएगा, जॉन एफ कैनेडी सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 84। अब इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फिलोसफर हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज इन, वही ऑर्डर में लगाना है इसको कि कौन किसके बाद क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्लेटो के बारे में सबको पता है, फिर एरिस्टोटल आएगा AB, ठीक है। तो ये आई थिंक एक मिनट, AB, हाँ, फिर होप्स आएगा, ABCD आएगा। वैसे मैं बता दूं, प्लेटो को क्या बोलते हैं, प्लेटो को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थॉमस होब्स को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। और रूसो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्निटी है आज के टाइम की, उसको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। उन्होंने अपना एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू नेचर, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। इमैनुअल कांट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 85 इसमें पूछ रहा है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो ये हैं ही, हमें इनको एरिया वाइज वो करना है। अब मैप में, वर्ल्ड मैप आपने थोड़ा बहुत भी देखा होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, तो उसमें जो सबसे बड़ा दिखाई देता है, वो आपका दिखाई देता है कजाकिस्तान। उसके बाद जो दिखाई देता है वो किर्गिस्तान है, ठीक है। तो कजाकिस्तान सबसे पहले आएगा, फिर आपको किर्गिस्तान आएगा, ठीक है। तो कजाकिस्तान के हिसाब से फिर आपका कजाकिस्तान E और D, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इसमें क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है बढ़ते, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, E आएगा। तो जिसमें E नहीं है वो काट दो। E से पहले क्या आएगा आपका, कजाकिस्तान, E, अच्छा बढ़ते क्रम में, एक मिनट, किर्गिस्तान, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्या है, सेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा है तजिकिस्तान, ठीक है, सबसे छोटा तजिकिस्तान है, तो ये आपका ए आ गया। फिर सी क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और फिर ई क्या है, कजाकिस्तान, हाँ ये ठीक है। सबसे छोटा आपका क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा, सबसे छोटा तजिकिस्तान, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, और आपका जो तजिकिस्तान है वो सबसे छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है। 86 इसमें पूछ रहा है, चाणक्य नीति के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो फैक्ट चेक कर लेने, कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों सही है, दोनों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है। इसमें क्या है, उपाय बताए थे चाणक्य जी ने, साम दाम दंड भेद, ठीक है, ये चारों ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो उपाय है वो जो 6 फोल्ड पॉलिसी थी उसके साथ लिंक है, लेकिन ऐसा नहीं। 6 फोल्ड पॉलिसी का अलग वो था, कॉन्सेप्ट था। उपाय ये था कि कोई स्टेट का जो मोटिव है वो फुलफिल करना है, वो अर्जेंट है, तो श्याम दाम दंड भेद लगा के उसको हम मोटिव को जैसे तैसे अचीव करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 6 फोल्ड पॉलिसी है ये क्या बताती है, संधि, किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेना। विग्रह का मतलब ये है किसी के साथ संधि तोड़ देना। आसन का क्या मतलब है, अपनी जो मिलिट्री है वो अपने दुश्मन देश के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देना या वहाँ पे एक्सरसाइज करना, प्रेशर बनाने के लिए दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। समाश्रय, जो कि एक जैसी जो कंट्रीज हैं जिनके इंटरेस्ट मैच करते हैं उनके साथ हाथ मिला लेना, एग्रीमेंट कर लेना, ये सब ठीक है। वैध भाव क्या होता है कि एक ही टाइम पे एक कंट्री को एक्सेप्ट करना, उसी टाइम पे उसको क्रिटिसाइज करना, कुछ ऐसा। द्वैध भाव मतलब ड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें ये बी गलत है, ए सही है और आर सही नहीं है, ये इसका आपका क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 87 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, तो ये हिंदी में पीपीटी बनाई है, चलो कोई नहीं। वैश्विक शासन व्यवस्था विश्व स्तर पर समाधि निर्माण का व्यापक गतिशील जटिल प्रक्रिया को और क्रिया विधि के साथ साथ सरकार और गैस का निकाय सम्मिलित है। ठीक है। संयुक्त राज्य में अमेरिका का मूलभूत संगठन है जो वैश्विक व्यवस्था, शांति और विकास के लिए उत्तरदायी। ये गलत है। यूएन में अमेरिका का, ये कभी भी रशिया अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यूएन का मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रशिया भी है, ये कभी अलाउ नहीं करेगा। तो ए सही है और आर इसका गलत, ठीक है। 88 इसमें पूछ रहा है, विदेश नीति सिद्धांत की प्रथम व्याख्या जो कौटिल्य राज्यों को दी समूहों में विभाजित करता है, राज्यों के प्रथम 2 वर्गों के आधार पर समूह और दूसरे मित्रों को, ये ठीक है आपका पॉइंट, ठीक है। मंत्र युद्ध कौटिल्य द्वारा राज्य वर्ग के अनुसार राज्य के साथ खुला हुआ केवल। अब ये देखो, ओनली और केवल, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ओनली और केवल, ये 90% गलत होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये ए सही है, आर आपका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछ रहा है। ये डायरेक्ट आपको पता होंगे तो आप कर पाओगे, वरना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी और करते हुए क्या गया, ये आपका ठीक है, ठीक है। अफजल खान की ये भी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, ठीक है। दोनों कथन आपके क्या आएंगे, इसमें ठीक निकलेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको अब इसको रीड आउट कर लेना आप थोड़ा सा। अब इसमें सरदार पटेल जी के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, कि सरदार पटेल ने माउंट बैटन को जानते थे। हाँ, हैदराबाद के बारे में, और जब भी सरदार पटेल जी के बारे में बात की जाए तो आपको ऑपरेशन पोलो के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर हमने हैदराबाद को अपने इंडिया में मिला लिया था, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, कथन पहला ठीक है। माउंट बैटन के अनुसार भिन्न है से ये भी ठीक है, आपके दोनों कथन इस क्वेश्चन में ठीक आएगा, ठीक है। अब ये आपके आगे पैसेज, पैसेज में क्या है कि पैसेज करवाने का इतना कुछ फायदा है नहीं। तो पैसेज क्या होता है, काफ़ी बार देखो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। हाँ, पैसेज तो आप बहुत ही इजीली कर जाओ। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं कि G20 बेस्ड हो, ठीक है, G20 बेस्ड पैसेज आ गए। कुछ बच्चों का क्या होता है कि हमने सर पेपर वन में ज़्यादा टाइम लगा दिया, पेपर टू में पहले क्वेश्चन करने लगे, हमारा जो पैसेज है वो ज़्यादा बड़ा था, हमसे पढ़ा नहीं गया, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, टाइम मान लो कम बच गया आपके पास, ठीक है, और पैसेज बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पैसेज को पहले ऊपर की हेडिंग देख लेंगे, पैसेज किससे रिलेट कर रहा है। ठीक, इतना तो आपने करंट अफेयर्स फॉलो करी होगी कि आपको वो थोड़ा सा पता होगा। जैसे G20 का है, इतना बड़ा पैसेज है, इतना हम नहीं पढ़ सकते, मान के चलो हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है, हमें क्वेश्चन सारे करके आने, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है, सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे,
कॉन्टेक्स्ट देखा G20 का है, सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टाइम कम है, मान लिया G20 डिक्लेरेशन काउंटर टेररिज्म नोट कॉन्डेम द टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इसमें क्या आएगा कि आतंकवाद का सामना करने के लिए G20 घोषणा निम्न के आधार पर आतंकवाद की निंदा नहीं की गई थी। अब इसमें कॉमन सेंस लगानी है कि जीनोफोबिया होगा, रेसिज्म होगा, मार्क्सिज्म का कुछ तुक बनता है किसी आइडियोलॉजी के बारे में किसी G20 सबमिट में नहीं बनता कि मार्क्सिज्म के भी आप टेररिज्म को वो करेंगे, आलोचना करेंगे उसकी, तो ये नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, मार्क्सिज्म इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हाँ, G20 डिक्लेरेशन डज नॉट कंडम ऑल टेररिस्ट अगेंस्ट नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एनर्जी फैसिलिटी, ये वर्ड आपको देखना पड़ेगा उस पैसेज में। ठीक है, और इसमें क्या है, खालिस्तान के आधार पर दृष्टिकोण आपका एक आतंकवाद सामना कारगर ढंग से किया जा सकता है। नेशनल लॉ, इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ हो गया। ठीक है, 99। अब इसमें क्या है, मिल में कौन सा आतंकवाद के विरुद्ध आर्थिक सहयोग की कारगरता को सुदृढ़ नहीं करता है, नहीं करता। डिनाइड, ये ठीक है। प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, डिनाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रिवेंट फाइनेंस, प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ, कॉमन सेंस लगाओगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है कि टेररिज्म को क्या समझा गया है। अब इसमें आप पैसेज में ढूंढने लगोगे, मान के चलो आपके पास टाइम कम है, क्या आप इसको निकाल पाओगे, आपका क्वेश्चन छूट जाए। आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है इसमें। ठीक है, कि आतंकवाद को क्या समझा गया, मोस्ट सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सही है। नो थ्रेट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि थ्रेट ना हो। थ्रेट ओनली, ये ओनली जहाँ, केवल जहाँ होगा, 99% गलत है। इंडिया पाकिस्तान प्रमोशन पॉलिसी, ये भी नहीं होगा। एक ही बच गया, कॉमन सेंस से आपका निकल गया विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी के लिए जो 50 क्वेश्चन हमने अपने कर दिए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो अपना जो 2022 का दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के थे। ठीक है, अब जो कल जो करेंगे वो फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे, उसमें ओवरऑल चाहे वेस्टर्न थिंकर हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हो गया, इंडियन पॉलिटिकल फोर्स हो गया, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, उस पर भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम कल करेंगे। और इसके साथ यही है कि इस जितने आप इस टाइम पे एग्ज़ाम से पहले जितने MCQs लगाओगे उतना आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, ये भी MCQs लगाओ, आपके पास कोई MCQ कोई बुक वगैरह है या आपके पास जो कंटेंट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप लगाओ। और हमारे साथ बस यही है कि इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहो, आप एग्ज़ाम टाइम में इतना कंफर्टेबल फील करोगे, ये मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्योंकि 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर है, तब तक हम काफ़ी MCQs कर लेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसके साथ हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो ट्रिक्स भी आपको, हाँ, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको फॉलो करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना है। ठीक है, नॉलेज है, जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।